तो 2024 के लिए विपक्षी नेताओं को एकजुट करने की कोशिश में नीतीश कुमार जुटे हुए हैं। आज वो दिल्ली में सीएम केजरीवाल के आवास पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। नीतीश के साथ तेजस्वी यादव, मनोज झा, ललन सिंह भी मौजूद रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। बैठक के बाद नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर कहा कि जब सरकार बनी है, उनको जो अधिकार दिया गया है उसे कैसे हटाया जा सकता है। हम लोग इस बात को मानते हैं कि काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो जाए तो राज्य सरकार को जो अधिकार है काम करने का, उस काम को रोक दिया जाएगा। ये सब तो बहुत ही आश्चर्य का विषय है। तो ये हम लोग तो बिल्कुल इनके साथ हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटकर कानून बना दिया। अगर पूरा विपक्ष एक साथ हो गया तो राज्यसभा में इस कानून को पास नहीं होने दिया जाएगा। एक तरह से राज्यसभा के अंदर अगर ये इसको बिल के रूप में लेके आते हैं तो इसको बिल के रूप में हराया जा सकता है राज्यसभा के अंदर, और अगर राज्यसभा के अंदर ये बिल हार गया तो ये एक तरह से 2024 का सेमीफाइनल होगा। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासत तेज हो गई। राहुल गांधी ने ट्वीट करके निशाना साधा है। राहुल ने कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। 28 मई 2023 को देश को नया संसद भवन मिलने जा रहा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं। हाल ही में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने पीएम से मुलाकात की थी और इसके बाद ऐलान किया गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस उद्घाटन पर सवाल उठा दिया है। ट्वीट करके राहुल ने कहा है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। राहुल के ट्वीट पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने निशाना साधा है। कहा, हर बात पर मोदी का विरोध करना कांग्रेस की आदत है। राहुल गांधी कभी न कभी तो अपना दिल बड़ा दिखाइए, या नरेंद्र मोदी के बारे में आपका दिल छोटा ही रहेगा हमेशा। नए भवन का निर्माण कार्य 10 दिसंबर 2020 को शुरू किया गया था, जब प्रधानमंत्री ने इसकी आधारशिला रखी थी। संसद की पुरानी बिल्डिंग 1927 में बनकर तैयार हुई थी और तकरीबन 100 साल पुरानी हो चुकी है। नई जरूरतों को देखते हुए पुरानी बिल्डिंग अब उपयुक्त नहीं रह गई थी, क्योंकि जगह कम होने के चलते सांसदों को न सिर्फ बैठने में दिक्कत हो रही थी, बल्कि पुरानी इमारत में आधुनिक सुविधाओं और तकनीक का अभाव भी है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जब तक कश्मीर में अनुच्छेद 370 को बहाल नहीं किया जाएगा, तब तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। महबूबा ने G20 के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा है। देखिए एक रिपोर्ट। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कश्मीर में जब तक अनुच्छेद 370 फिर से बहाल नहीं होगा, तब तक वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। महबूबा मुफ्ती ने यह आरोप लगाया है कि कश्मीर में G20 के नाम पर स्थानीय नागरिकों को उनके घरों में ही बंधक बना दिया गया है। लोगों को घूमने के लिए निकलने की इजाजत नहीं है, लोगों की तलाशी ली जा रही है। ऐसे में टूरिज्म को कैसे बढ़ावा मिल सकता है? If you visit Kashmir today, you will see the place which was already converted in an open air prison has been converted in Guantanamo today, because even houses have been taken over, homes have been taken over. There is 3, 4, 5 tier security. There are, checkings going on. Everything in the homes is being turned upside down. If you want, I have something in my phone which I can show you how they are going about the searches. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दुनिया भर में मानी जाती है। पीएम के मुरीद होने वालों की सूची में दुनिया के कई बड़े नेता शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वाड बैठक के दौरान पीएम मोदी से उनका ऑटोग्राफ मांगा। कहा, अमेरिका में आपकी भारी लोकप्रियता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान दुनिया के सभी बड़े नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी शामिल हुए। इस दौरान बाइडेन और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज से पीएम मोदी ने बातचीत की। बाइडेन ने पीएम मोदी से कहा कि अमेरिका में आपकी भारी लोकप्रियता है, आपसे मिलने के लिए लोगों के ढेरों अनुरोध आ रहे हैं, जिसे लेकर वो बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। बाइडेन ने मोदी से कहा कि मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। वहीं ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने पीएम मोदी से कहा कि सिडनी में होने वाले पीएम मोदी के स्वागत कार्यक्रम वाले हॉल की क्षमता 20,000 लोगों की है और वो भी कम पड़ रही है। इससे पहले मोदी ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से मिले। दोनों नेताओं के बीच आपसी संबंधों और कारोबार को लेकर बातचीत हुई।
पीएम मोदी हिरोशिमा पीस मेमोरियल भी पहुंचे, जहां उन्होंने एटम बम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। तो पीएम मोदी की 3 दिनों की जापान दौरे में G7 की बैठक में क्या कुछ खास रहा और पीएम मोदी की दुनिया के बड़े नेताओं से क्या क्या बातचीत हुई, इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विशाल पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 से 21 मई तक 3 दिनों के जापान के हिरोशिमा दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री के साथ में द्विपक्षीय मुलाकात की। साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति, यूके के प्रधानमंत्री, ब्राजील के राष्ट्रपति समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय मुलाकात हुई और इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान में G7 समिट में हिस्सा लिया और कई खास मुद्दों को इस दौरान उठाया भी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड की बैठक में भी हिस्सा लिया। क्वाड में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत सदस्य हैं और इस दौरान इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर खास तौर पर चर्चा की गई। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया और महात्मा गांधी की मूर्ति उस जगह पर अनावरण किया जहां पर परमाणु बम से हमले किए गए थे और पीएम मोदी ने हिरोशिमा की इस धरती से शांति का संदेश दिया है। क्वाड की बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी से ऑटोग्राफ की मांग कर चौंका दिया। क्वाड की बैठक में दोनों के बीच क्या कुछ हुआ, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी विशाल पांडे। क्वाड की बैठक चल रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बैठक में मौजूद थे और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत कर रहे थे। उस बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि जून में जब आप अमेरिका के दौरे पर आ रहे हैं उस वक्त क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस ने एक डिनर का आयोजन किया है। उस डिनर में मौजूद रहने के लिए बहुत सारे जो गणमान्य लोग हैं, जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं अमेरिका की, वो लगातार अनुरोध कर रही हैं व्हाइट हाउस से कि उन्हें भी इस डिनर में मौजूद रहने दिया जाए और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिस स्टेडियम की क्षमता मात्र 20,000 है, वहां पर उससे ज्यादा लोगों का अब तक अनुरोध आ रहा है कि उन्हें वहां पर पहुंचने दिया जाए। इस बात का भी जिक्र ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, जिस पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे तो लगता है कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑटोग्राफ लेना चाहिए। यानी एक ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अमेरिका जो कि एक सुपर पावर कहलाता है, अब वो भारत के प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं क्योंकि जिस तरह से ऑडियंस जो अमेरिका की है वो पीएम मोदी से मिलना चाहती है। कल से श्रीनगर में G20 की टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक शुरू हो रही है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। शाम के समय झील, नदी के किनारों की सड़कें और खंभे रोशनी के साथ जगमगाते दिख रहे हैं। ये तस्वीरें कश्मीर की आन बान शान यानी जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की हैं। प्रकृति ने पहले ही श्रीनगर को सारी खूबसूरती से नवाजा है, लेकिन इस बार श्रीनगर को सजाया सवारा भी बेहतरीन ढंग से गया है और ये सजावट की वजह है G20 की बैठक। लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है। लाल मंडी से लेकर पूरा अब्दुल्ला ब्रिज तक का पोर्शन है। दिस हैज़ बीन कम्प्लीटेड। इसमें पूरा रोड रीडिज़ाइनिंग हैज़ बीन डन। दिस इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास रोड्स, जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो रोड्स के होते हैं उसी तरीके से इसको बनाया गया है। इसका ड्रेनेज हैज़ बीन मेड अंडरग्राउंड। सोमवार को श्रीनगर में होने वाली G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक के लिए शहर में कई नए बदलाव किए गए हैं। श्रीनगर शहर के वो इलाके जहां विदेशी प्रतिनिधि यात्रा करेंगे उसको एकदम नई शक्ल दे दी गई है। शाम के समय झील, नदी के किनारे सड़कों पर लगे खंभे रोशनी से जगमगाते दिख रहे हैं। G20 की श्रीनगर में होने वाली बैठक को सफल बनाने के साथ ही सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा बलों के जवान लगातार मॉक ड्रिल कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। श्रीनगर में जहां G20 शिखर सम्मेलन के दौरान पर्यटन कार्य समूह की बैठक के लिए मेजबानी के लिए तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं सभी सुरक्षा एजेंसियां एक साथ मिलकर सुरक्षा ग्रिड को मजबूत बनाने के लिए हर प्रयास कर रही हैं। इसी कड़ी में शनिवार को डल झील में CRPF की विशेष वैली QAT यानी क्विक एक्शन टीम ने मॉक ड्रिल किया। ये तस्वीरें उसी मॉक ड्रिल की हैं। दरअसल डल झील के किनारे ही शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर है, जहां G20 बैठक का आयोजन किया जा रहा है, इसलिए यहाँ की सुरक्षा पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। डल झील पर पहले से मरीन कमांडो मार्कोस को तैनात किया गया है, लेकिन खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद शनिवार को वैली QAT के जवान भी झील में मॉक ड्रिल करते दिखाई दिए। ये जवान आधुनिक हथियारों से लैस होकर वाटर बोट्स में लगातार गश्त करते रहेंगे।
जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक को लेकर न सिर्फ श्रीनगर बल्कि जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ भी अलर्ट है। भारत पाकिस्तान का पानी के रास्ते अलग करने वाली पानी यानी चिनाब पोस्ट पर रात दिन बीएसएफ की निगरानी चल रही है। जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक में सीमा पार से किसी भी आतंकी साजिश को नाकाम करने के लिए हर जगह सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। चंद घंटों में जम्मू कश्मीर में देश विदेश से मेहमान बैठक के लिए पहुंचने वाले हैं। बैठक में खलल न हो इसके लिए बीएसएफ ने चिनाब पोस्ट की निगरानी और बढ़ा दी है। आईएसआई के साथ मिलकर साजिश कर रहे आतंकियों के मंसूबे नाकाम करने के लिए बीएसएफ का विशेष दस्ता रात दिन पानी में गश्त लगा रहा है। सर हम 24 घंटे ड्यूटी में तैनात रहते हैं, लेकिन जो G20 समिट हो रहा है श्रीनगर में, इसकी वजह से बिल्कुल बीएसएफ हाई अलर्ट पर है। रात को भी पेट्रोलिंग, दिनों की पेट्रोलिंग अपना बोर्ड के थ्रू करते हैं जल में, और फेंसिंग के साथ फुट पेट्रोलिंग, व्हीकल पेट्रोलिंग, और बिल्कुल बॉर्डर में छाए हुए हैं। कश्मीर में G20 सम्मेलन से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, लेकिन बीएसएफ की नजर लगातार सीमा पार से हो रही दुश्मनों की हरकत पर है। क्योंकि ये जो वाटर लेवल है ये हमेशा सेम नहीं रहता है, ये अप्स डाउन होता रहता है। तो जैसे ही कम होगा तो पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन होने का खतरा आ जाता है। उसी को रोकने के लिए हम ये बोट पेट्रोलिंग करते हैं। एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से एक बार फिर पूछताछ हो रही है। मुंबई में सीबीआई अपने दफ्तर में उनसे पूछताछ कर रही है। समीर वानखेड़े पर आर्यन केस में रिश्वत मांगने का आरोप है। एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े आज एक बार फिर सीबीआई दफ्तर में पूछताछ के लिए पेश हुए हैं। इससे पहले शनिवार को समीर वानखेड़े से सीबीआई अधिकारियों ने 5 घंटे पूछताछ की थी। सीबीआई ने ये पूछताछ कॉर्डेलिया क्रूज से ड्रग्स की जब्ती और घूस मांगने के मामले में की। दरअसल समीर वानखेड़े पर क्रूज से ड्रग्स पकड़ने के मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम शामिल नहीं करने के एवज में उनसे कथित रूप से 25 करोड़ रुपए मांगने का आरोप है। वानखेड़े पर आरोप है कि उन्होंने एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन को ड्रग्स केस में फंसाने का काम किया और छोड़ने के लिए घूस मांगी गई। अब उन्हीं आरोपों के आधार पर शनिवार को वानखेड़े को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया गया था। एनसीबी ने आर्यन खान के खिलाफ सबूतों की कमी के कारण मामले में दाखिल आरोप पत्र में उनका नाम शामिल नहीं किया। सीबीआई ने कथित तौर पर साजिश रचने और रिश्वत से जुड़े अपराधों के अलावा जबरन वसूली के आरोप से जुड़ी एनसीबी की शिकायत पर वानखेड़े और 4 दूसरे लोगों के खिलाफ 11 मई को एफआईआर दर्ज की थी। ऋषिकेश में राफ्टिंग के दौरान पर्यटकों और गाइडों के बीच मारपीट की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर पर्यटकों और राफ्टिंग गाइड के बीच मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ऋषिकेश में गंगा नदी में राफ्टिंग करने के लिए काफी लोग पहुंचते हैं। सोशल मीडिया पर राफ्टिंग के कई वीडियो भी खूब वायरल होते हैं, जिसमें लोग मौज मस्ती करते दिखाई देते हैं। लेकिन ऋषिकेश के शिवपुरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें कुछ लोग मौज मस्ती नहीं बल्कि राफ्टिंग के दौरान मारपीट करते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो पर पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग राफ्टिंग के दौरान एक दूसरे से मारपीट कर रहे हैं। वीडियो देखकर लगता है कि इन सभी के बीच कोई बड़ा विवाद हो गया है। ऐसे में राफ्टिंग के बीच ही एक दूसरे पर जानलेवा प्रहार करने लगते हैं। वीडियो में दिख रहा है कि 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो रही है। हाथापाई कर रहे लोग एक दूसरे पर अचानक से चप्पू से हमला करने लगते हैं। दोनों पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद बात इतनी बढ़ी कि बीच नदी में ही लोग जान बचाने के लिए चिल्लाने लगे। एक व्यक्ति नदी में कूद भी जाता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जयपुर में योजना भवन से भारी मात्रा में नकदी और सोना मिलने को लेकर एसीबी ने जांच शुरू कर दी है। आरोपी वेद प्रकाश यादव के घर पर भी छापेमारी की गई है, जहां से कुछ दस्तावेज मिले हैं जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है। जयपुर के योजना भवन के बेसमेंट से कैश और गोल्ड मिलने के मामले में एसीबी ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर पुलिस ने पूरे मामले के तमाम सबूत एसीबी को सौंप दिए हैं। दरअसल योजना भवन के बेसमेंट से 2 करोड़ 31 लाख नगद और 1 किलो सोना जब्त किया गया था। डीओआईटी का ज्वाइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव प्राइवेट लॉकर बनाकर काली कमाई रखता था। पुलिस ने वेद प्रकाश यादव के घर पर भी छापेमारी की है। रेड के दौरान कुछ दस्तावेज भी मिले हैं, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है। जयपुर पुलिस के पास पुख्ता प्रमाण होने के बाद खुद वेद प्रकाश ने काली कमाई का पूरा सच कबूल लिया है। ये केस रिश्वत से जुड़ा हुआ है, लिहाजा मामले की जांच एसीबी कर रही है। फिलहाल जयपुर पुलिस की तरफ से केस से जुड़े तमाम फुटेज, केस का पूरा ब्यौरा एसीबी को सुपुर्द कर दिया गया है। इस पूरे मामले में खुलासा हुआ है कि टेंडर्स को लेकर घूस का खेल चल रहा था।
राजस्थान के जयपुर में हिंदुओं के पलायन के पोस्टर लगे हैं और इसके लिए कांग्रेस के स्थानीय पार्षद को जिम्मेदार बताया गया है। तस्वीरें राजस्थान के जयपुर की हैं, जहां किशनपोल इलाके में हिंदुओं के पलायन के पोस्टर लगने के बाद इलाके में तनाव के हालात बन गए हैं। किशनपोल में कई जगहों पर लगे इन पोस्टर्स में हिंदुओं का पलायन जारी लिखा है और पलायन के लिए कांग्रेस के स्थानीय पार्षद फरीद कुरैशी को जिम्मेदार बताया गया है। बताया जा रहा है कि पूरा विवाद एक मकान बेचने को लेकर शुरू हुआ, जिसके बाद कई लोगों के घर के बाहर हिंदुओं के पलायन के पोस्टर लगे। पोस्टर्स में बताया गया है कि पार्षद फरीद कुरैशी की वजह से स्थानीय निवासियों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पूरे मामले पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है और कांग्रेस के स्थानीय पार्षद फरीद कुरैशी पर कार्रवाई की मांग की है। इतना आतंक उस व्यक्ति का है कि आए दिन लोगों को परेशान करना, झगड़े करना, झूठे मुकदमे दर्ज कराना और इस प्रताड़ना के आधार के ऊपर लोग अब पलायन करना शुरू हुए हैं। मैं चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति को बंद करे। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस पोस्टर किसने लगाए इसकी जांच कर रही है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार प्लेन से बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा के लिए ले जा रही है। ये योजना 2012 में शुरू की गई है। भोपाल एयरपोर्ट से 32 बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों को प्रयागराज भेजा गया। मध्य प्रदेश प्लेन से तीर्थ यात्रा कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। भोपाल एयरपोर्ट से आज सुबह प्रयागराज के लिए 32 बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों ने इंडिगो की फ्लाइट से उड़ान भरी। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद बुजुर्गों को छोड़ने एयरपोर्ट तक आए। उन्होंने बुजुर्गों को प्रयागराज के लिए रवाना करते हुए कहा कि राम की कृपा से आप तीर्थों के दर्शन करेंगे और हमें और प्रदेश को आपका आशीर्वाद मिलेगा। हमारे बुजुर्ग, जिनको मैं माता पिता ही मानता हूँ, आज तीर्थ यात्रा पर हवाई जहाज से यहाँ से रवाना हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2012 में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की गई थी। अभी तक 782 विशेष ट्रेनों में 7,82,000 बुजुर्ग तीर्थ यात्रा कर चुके हैं। शिवराज जी आसमान में है, जमीन में आ जाएं, मध्य प्रदेश सुधर जाएगा। काफी दिनों से भीषण गर्मी की मार झेल रहे देश के कई राज्यों को अब राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने कहा है कि कई राज्यों में प्री मानसून बारिश होगी और साथ ही ओले भी गिरेंगे। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में प्री मानसून बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत से मध्य भारत और पूर्वी भारत के कई राज्यों में भारी बारिश के साथ ओले गिरने और धूल भरी आंधी की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि 2 दिन गर्मी के बाद फिर से बारिश का दौर शुरू हो सकता है। इस बार मौसम में काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। 24 मई से लेकर 28 मई तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। 25 मई तक हर राज्य में बारिश देखने को मिलेगी, यानी अगले एक हफ्ते तक हर राज्य में बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में धूल भरी आंधी के साथ तेज बारिश और ओले भी गिर सकते हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि रुक रुक कर बारिश होती रहेगी, जिससे मौसम में ठंडक बनी रहेगी। कहीं तेज बारिश होगी तो कहीं कुछ कम बारिश होगी, यानी चढ़ते पारे के बीच देश के कई राज्यों में प्री मानसून का दौर भीषण गर्मी से राहत पहुंचा सकता है। पाकिस्तान में जारी सियासी गृह युद्ध के बीच पूर्व पीएम इमरान खान का एक ऑडियो लीक हुआ है। इस ऑडियो में इमरान खान अमेरिका की एक सांसद से मदद करने और उनके समर्थन में खड़े होने की अपील कर रहे हैं। पाकिस्तान में इमरान खान के कथित ऑडियो ने वहां की सियासत में तूफान ला दिया है। ऑडियो इमरान खान की अमेरिका की महिला सांसद मैक्सिन मूर से जूम मीटिंग का है। ऑडियो में इमरान दावा कर रहे हैं कि जनरल बाजवा ने उन्हें सत्ता से बेदखल करवाया है। We have one of the most bizarre situations going on in this country. There was not one assassination attempt. I received 3 bullets in my leg, which were meant for the top body. You see, my government was removed by the ex-army chief because army's military establishment is very powerful here. इमरान खान इस लीक ऑडियो में अमेरिकी सांसद से उनका समर्थन करने की भी अपील कर रहे हैं। We would appreciate here because it makes a lot of, it goes a long way when someone like you, Maxine, when you give a statement, and all we want is the rule of law, the constitution, fundamental rights. We just want a statement highlighting what is happening, and that would really help us.